सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म, क्योंकि हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंजियोस्पर्म का। देखिए, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? हिंदी में इनको बोला जाता है आवृत बीजी। हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? आवृत बीजी। यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज कवर्ड होते हैं, यानी कि जिन पर एक आवरण होता है, उनको बोला जाता है आवृत बीजी। तो एंजियोस्पर्म्स की विशेषता होती है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये यानी कि इन पर फूल आते हैं। ठीक है, इन पर क्या आते हैं? पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, और बीज आवृत मतलब ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं। इनके बीज के चारों ओर एक कवरिंग मिलेगी। एंजियोस्पर्म का एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, एक बहुत बड़ा सा किंगडम है, या ऐसा किंगडम तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्लांटी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, और बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। अलग अलग वैरायटी से मतलब इसके अंतर्गत वुल्फिया जैसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी आते हैं, और यूकेलिप्टस जैसे ऐसे प्लांट भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, यूकेलिप्टस जैसे, यूकेलिप्टस का लगभग 100 मीटर का है कि इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 100 मीटर तक की हो जाती है। और वुल्फिया एक ऐसा प्लांट है जो कि माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ कि उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो ये तो थे कि किस तरीके का इनमें वेरिएशन है। दूसरे जो जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे, इनमें अलग अलग यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी कि कोटाइलेडॉन यानी बीजपत्र के आधार पर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटाइलेडॉन्स, जिन्हें शॉर्टली मोनोकॉट बोला जाता है। दूसरे द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटाइलेडॉन्स, यानी कि जिन्हें कहा जाता है शॉर्ट में डाइकॉट, जिनको कहा जाता है। अब बात आती है कि हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक बीजपत्री है और ये द्विबीजपत्री है। आपने मूंगफली का दाना देखा है, मटर का दाना देखा है, राजमा देखा है, और ऐसे बहुत से आपने दाने देखे हैं, छोले देखे हैं, चने देखे हैं, जिसको कि आप जब उनकी कवरिंग हटाते हैं तो वो दो बीज पत्रों में यानी कि दो टुकड़ों में नेचुरली डिवाइडेड होता है। तो उसका जो एक भाग होता है, जैसे सपोज इस तरीके का ये दिखाई देता है। आप जब उसको खोलते हैं तो इसी तरीके का तो दिखाई देता है। हम पढ़ चुके हैं हालांकि इसको, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं इसको कि इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब दो पार्ट में ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो ये इसका क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहते हैं बीजपत्र, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोटाइलेडॉन यानी कि कॉट। जिनमें ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। और जैसे आपका मेज है यानी कि मक्का है, मक्का का दाने को आप दो पार्ट में नेचुरली डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी साधन से कट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये मक्का है, मक्के में जिसमें सिंगल कोटाइलेडॉन होता है, सिंगल बीजपत्र होता है, वो क्या कहे जाते हैं? एक बीजपत्री। अब बात आती है कि हम इनको कैसे अलग कर सकते हैं। क्या हम किसी पौधे को देखकर पता कर सकते हैं कि वो एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है? तो हाँ, हम पौधे की पत्ती को, पौधे की जड़ को, इन चीज़ों को देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जड़ किसकी है, मोनोकॉट की है या डाइकॉट की है। मैं पत्ती के रेफरेंस में आपको बताती हूँ। हमने दो तरीके की पत्तियाँ देखी हैं। जैसे पत्तियाँ कैसी होती हैं, कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें इस तरीके का यहाँ पर, जिसे शिरा विन्यास बोला जाता है, वो कैसा होता है? जाली का वत होता है, यानी कि ऐसा होता है कि जाल जैसी वो संरचना दिखाई देती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेटिक्युलेट वेनिशन। ठीक है,
कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप इस तरीके का ये पैरेलल वेनेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो जिनमें इस तरीके का पैरेलल पत्ती में पैरेलल वेनेशन मिलेगा, यानी कि जिनमें इस तरीके का वेनेशन मिलेगा जो कि बिल्कुल सीधा सीधा सा दिखाई दे, तो वो क्या कहा, वो किस पौधे की पत्ती होगी, वो होगी मक्का की पत्ती। यानी जब आप उस पत्ती को ऐसे करके फाड़ने की या चीरने की या तोड़ने की कोशिश करते हैं लंबाई में, तो वो पत्ती बिल्कुल सीधे टूट जाती है, ठीक है, मतलब फट जाएगी, बिल्कुल सीधे सीधे फट जाएगी। जैसे आप जानते हैं इसका हो गया आपका क्या है, जैसे मक्का की हो गई, धान की हो गई, ये पत्तियां। तो पत्ती के आधार पर देखकर भी आप डाइकोट और मोनोकोट पहचान सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर ये, जैसे आम की पत्ती है, आम की पत्तियों में इस तरीके की सीधी लाइंस नहीं दिखाई देती, इस तरीके का एक वेनेशन दिखाई देता है जो कि रेटिकुलेट होता है, यानी कि जाल जैसा होता है, जाली का वत होता है, ठीक है। तो ये वेनेशन जिसमें मिलेगा, इसका मतलब ये है कि वो पत्ती कैसी है, डाइकॉट है, यानी कि वो प्लांट कैसा है, डाइकॉट है, ठीक है। ये बीच में आप जानते ही हैं मेन होती है ये, ठीक है, ये क्या होगा, डाइकॉट है। तो हम वेनेशन, क्योंकि जब आप इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो एक साथ नहीं टूट पाएगी, ये क्या हो जाती है, फट जाती है, जबकि ये नोक तक क्या हो जाएगी, आप यहाँ से उसे कट करेंगे और बिल्कुल ये नोक तक सीधी फट जाती है। क्लियर हो गया। तो ये दो पत्तियां जिसके आधार पर हम डाइकोट और मोनोकोट को पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स के लिए कुछ और विशेषताएं भी हैं। जैसे हमने कहा कि अभी ये डाइकोट मोनोकोट में कैटेगराइज हो गया। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि फ्लावर्स इसमें आते हैं, जो फ्लावर्स इसकी क्या होती हैं, विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, बार बार उसको पढ़ने की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी हैबिट में आ गया होगा कि जो नर जनन अंग है, जिसे नर मतलब मेल, लैंगिक अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या होता है, स्टमेन होता है। हिंदी में जिसको बोला जाता है पुंकेसर, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं हम, पुंकेसर, ठीक है। अब ये स्टमिन कैसा होता है, स्टमिन में एक पतला सा फिलामेंट होता है। ऊपर की ओर हमने पढ़े हैं कि इस तरीके के पराग कोश बने हुए होते हैं, जिनके अंदर क्या होंगे, पराग कण होंगे। तो स्टमिन में क्या मिलेगा, एक सिलेंडर जैसा फिलामेंट मिलेगा, जिसके टिप पर एंथर होंगे, और इन एंथर में क्या होगा, जो पॉलन मदर सेल है वो डिवाइड होगी, और उसके बाद वो निर्माण करेगी पराग कणों का, जिसे हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। यानी कि पॉलन ग्रेन उसके अंतर्गत यहाँ पर बनते हैं। फिर बात आती है कि यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं पिस्टिल, ये इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है। यही हमने पढ़े हैं, अभी तक कोई ऐसा चेंज नहीं है कि जो ऐसा लगे कि हम बहुत नया पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पुष्प के भाग के विषय में जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पिस्टिल होता है, इसके बेस पर एक ओव्यूल टाइप का, यानी कि फ्लास्क शेप क्या होती है, ओव्यूल होता है, जिसे ओवरी बोला जाता है। तो पिस्टिल में क्या मिलेगा, ओवरी, जो कि इसके बेस पर होती है, और एक लंबा सा सिलेंडर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइल, और ऊपर वाला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, जिसे ये क्या हो गया आपका स्टिग्मा, जिसे वर्तिकाग्र बोला जाता है। ये लंबा सा जो भाग होता है ये है स्टाइल, जिसे वर्तिका बोला जाता है, और ये है ओव्यूल, ठीक है। तो किसी भी पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल हैं, यहाँ पर जो ये ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी वाला पार्ट क्या करेगा, देखिए जब आप इसको कहें ना, तो एक्चुअली ये वाले पार्ट को ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल मतलब बीजांड होते हैं। तो ये वाला भाग क्या होता है, हिंदी में जिसको बोला जाता है, ये वाला भाग होता है अंडाशय, ठीक है। ये वाला भाग होता है वर्तिका, और ये वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका का अगला भाग।
इसके बाद आगे हम बात करें, अगर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, बहुत हौच पौच हो गया। इसके बाद क्या होगा कि जब देखिए यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है या जो स्टाइल और स्टिग्मा है, यहाँ पर क्या होंगे, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद यहाँ जो ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, पराग कहाँ गिरेंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, जब वो मेच्योर हो गया है पॉलन, तो वो पॉलन ग्रेन कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम जानते हैं कि ये मीडियम ऐसा होता है जो थोड़ा सा लसलसा होता है, मीन्स म्यूकस टाइप का होता है, तो जिस वजह से पराग वापस यहाँ से नहीं निकल पाते हैं। थोड़े समय बाद जब ये नमी को सोखना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या करेंगे, यहीं से इनमें जर्मिनेशन ट्यूब निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जर्मिनेशन ट्यूब यहाँ स्टाइल से होते हुए, लंबी होते हुए कहाँ पहुँचती है, ओवरी तक पहुँचती है। और यहाँ ओव्यूल के साथ फ्यूजन के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब यहाँ पर प्रक्रिया होती है, देखिए फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर मिलेगा, एंजियोस्पर्म की एक और विशेषता है कि यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है, यानी ये एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। अभी हम देख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन क्या होता है। एक्चुअली क्या होते हैं, जो दो यहाँ पर मेल गैमीट होते हैं, वो दो मेल गैमीट दो अलग अलग सेल के साथ फ्यूज होते हैं। जब वो दो अलग अलग सेल के साथ फ्यूज होते हैं, तो जो बाद में संलयन होता है, यानी कि फ्यूजन होता है, वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या ट्राई फ्यूजन होता है, यानी कि त्रिगुणित वहाँ पर कोशिका का निर्माण होता है। और पहला जो होता है वो आपका जो जनरली जो एग सेल होती है, उस एग सेल के साथ फ्यूज होता है। तो हमने कहा यहाँ पर दो मेल गैमीट हैं, तो नर युग्मक हैं, तो एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज होता है, यानी कि नर युग्मक किसके साथ फ्यूज होता है, वो फ्यूज होता है एग सेल के साथ, यानी कि अंड कोशिका के साथ। वो किसके साथ फ्यूज होता है, अंड कोशिका के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, अब ये दो थे, दो में से दूसरा कहाँ गया, जो दूसरे वाला है, वो दूसरे वाले का फ्यूजन किसके साथ होगा। देखिए जब ये यहाँ पर अंड कोशिका के साथ बनाएगा, तो ये याद रखने जैसा ही है कि अंड कोशिका के साथ, यानी कि मेल गैमीट जो एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, वो किसका निर्माण करेगा, जाइगोट का निर्माण करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो मेल गैमीट है वो क्या करेगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। चूंकि वो ऑलरेडी सेकेंडरी न्यूक्लियस है और डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित है, तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। अब एक मेल गैमीट इसके साथ आया, तो ये कितने हो गए, ट्रिप्लॉइड हो गए, क्योंकि एक मेल गैमीट आया, दो ये हो गए, तो ये कितने हो गए, ट्रिप्लॉइड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी कोशिका जो यहाँ पर फ्यूजन होगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म का यहाँ पर निर्माण होगा और उस प्रकार का ये न्यूक्लियस यहाँ पर बनाएगा। चूंकि यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, एक बार एग सेल्स के साथ और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के साथ, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ, तो दो तरीके का यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। इसलिए यहाँ की जो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। देखिए जो भी हम भ्रूणपोष की बात करते हैं कि किसी भी जो एम्ब्रियो सेक है, यानी कि जब हर भ्रूणकोश में तीन अलग अलग तरीके के एक एपरेटस होते हैं, यानी कि अंड कोशिकाओं के समुच्चय होते हैं या सेट होते हैं, ठीक है, जिन्हें एग एपरेटस कहा जाता है। समुच्चय मैं हिंदी में भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होती हैं। कौन सी अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होती हैं, इनमें एक तो होती है एग सेल, जो ये एग सेल आई, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। एक क्या होती है, एग सेल, अंड कोशिका जिसको हम बोलते हैं, ठीक हो क्या। दूसरी क्या होती है यहाँ पर, सहायक कोशिकाएं, हिंदी में जिनको कहा जाता है, यानी कि सिनर्गेट्स जिनको बोला जाता है, सिनर्गेट्स, ठीक है, ये हिंदी में क्या है आपकी सहायक कोशिकाएं।
तीसरी आती हैं आपकी एंटीपोडल सेल्स, जिनको बोलते हैं एंटीपोडल, हिंदी में बोला जाता है एंटीपोडल, प्रतिव्यासांत, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ठीक है, एंटीपोडल आपकी क्या हो गई, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ये कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है, ये 3 होने के बाद अब क्या बचती हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं बचती हैं, जिन्हें बोला जाता है पोलर सेल। ये पोलर सेल भी कितनी होंगी, 2 होंगी, जिनको ध्रुवीय कोशिकाएं यानी कि पोलर सेल, जो केंद्रीय न्यूक्लियस बाद में जो डेवलप होता है सेंटर में क्या होता है कि जब ये आपस में जो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं जुड़ जाती हैं, और यही ध्रुवीय कोशिकाएं, यहाँ पर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस की हम बात कर रहे थे, वही ध्रुवीय कोशिकाएं पोलर सेल्स क्या करेंगी, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करेंगी। और जब यहाँ से क्या होगा, जो भी पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन हम जानते हैं अलग अलग एजेंसीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, एनिमल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होता है। मान लीजिए एयर के थ्रू ही पॉलन या परागकण यहाँ पर आता है, और उसके बाद यहाँ पर जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो सेल के डिवीजन की प्रोसेस है, ये कौन सी होती है, मियोसिस डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए टोटल सेल यहाँ पर कितनी है, 8 है, 3 2 5 6 7 और 1 8। ठीक है, तो यहाँ मियोसिस डिवीजन के बाद ही ये 8 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। तो ये यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो स्पेसिफिक यहाँ पर एम्ब्रियोसेक है, इस तरीके के एम्ब्रियोसेक में यानी कि भ्रूण कोश बनने से पहले ही ये प्रक्रिया होगी, जब ये मियोसिस का डिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ पर हर सेल क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, यानी कि अगुणित होगी। तो हर भ्रूण कोश से यानी कि हर एम्ब्रियोसेक में ये कोशिकाएं मिलेंगी, यानी कि 3 जो अलग अलग तरीके के सेल्स के सेट मिलेंगे। जैसे एक एग सेल है, 2 सिनर्गिड्स हैं यहाँ पर, जिन्हें सहायक कोशिकाएं बोला जाता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, जिन्हें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बोला जाता है, और 2 ध्रुवीय सेल्स होती हैं, जो यानी कि ध्रुवीय कोशिकाएं या पोलर सेल्स होती हैं, जो आपस में जुड़ जाएंगी और द्वितीयक केंद्रक का यहाँ पर निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक विशेष गुण था इसका। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ कहा कि जब एग सेल के साथ जर्मिनेशन होता है तो वो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। अब ये जाइगोट क्या होगा, डेवलप होगा और किस में बन जाएगा, एम्ब्रियो में बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो बनेगा वो कुछ भी हो सकता है, डाइकॉट भी हो सकता है और मोनोकॉट भी हो सकता है। वो हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डाइकॉट होगा या मोनोकॉट होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी सेल्स बनती हैं, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद जो भी यहाँ पर एम्ब्रियोसेक है, एक इसका काम ये होता है कि जो भी वहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा है उस एम्ब्रियो को पोषण देना। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि भ्रूण कोश का क्या काम होता है। तो भ्रूण कोश का काम होता है यहाँ पर कि जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ये न्यूट्रिशन देने, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वो क्या हो जाएगा, मतलब वो डेड हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 तरीके की जो सेल होती है, जैसे हमने यहाँ पर ये सेल का जिक्र किया। अब एक मन में प्रश्न ये उठता है कि जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनमें से कुछ सेल ऐसी होती हैं जो डीजेनरेट हो जाती हैं, यानी कि गायब हो जाती हैं। तो एंटीपोडल सेल और सिनर्गिड्स ये क्या होती हैं, ये डीजेनरेट हो जाएंगी कब, जबकि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब जब इनके डीजेनरेशन यानी कि गायब होने की प्रक्रिया चल रही होती है तो एक ऐसा इवेंट आता है जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है। अब ओव्यूल जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, ओव्यूल यानी कि जब बीजांड यहाँ पर डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा डेवलप होने के बाद बीज। अब ये बीज कैसा होगा, ये बीज डाइकॉट भी हो सकता है और मोनोकॉट भी हो सकता है। अब बीज ओव्यूल ने तो क्या करा, बीज बना दिया, सीड बना दिया, लेकिन जो ओवरी है वो क्या बनाएगी, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, वो डेवलप होती है और वो किसका निर्माण करेगी, फ्रूट का, यानी कि फल का निर्माण करेगी। प्रश्न पूछा जाता है फ्रूट का निर्माण किससे होता है, तो हिंदी में बोल रही हूँ अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इंग्लिश में आप कहेंगे ओवरी जो है वो फल में डेवलप हो जाती है, और
जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और जो 2 सेल डीजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो गया, एक जो मेल गैमीट था उसने इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया, इसके साथ किया तो डिप्लॉइड बना, क्योंकि एक एग सेल है, यहाँ पर 2 पोलर सेल थी, एक यहाँ पर युग्मक मेल गैमीट मिल गया तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया। तो इन 2 की वजह से ही यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इन दोनों के साथ फ्यूजन की, तो ये दोनों कुछ समय बाद खुद ही डीजेनरेट मतलब गायब होना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे करके सेल वहाँ से क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पूरी प्रक्रिया थी एंजियोस्पर्म से संबंधित थी। अब एंजियोस्पर्म से संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत एक और छोटा सा हमारा टॉपिक बचता है, जिसमें हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक रहेगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो वो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा और एक समझने में डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो फिलहाल आज के टॉपिक में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट सेशन में आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। आपके लगातार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।